जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक ऐसा साथियों मॉडल पेपर हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम को साथियों क्रैक करवाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो यहां पर साथियों 50 क्वेश्चन सबसे पहले आपके आएंगे टॉप लेवल के साथियों सामान्य ज्ञान के, उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे। इन 50 क्वेश्चंस में से साथियों आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 30 से कम होना ही नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी हालत में साथियों वीडियो में अगर आपने एंट्री कर दी है तो किसी भी हालत में साथियों 30 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए अगर आपको साथियों आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत तेजी के साथ साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। देखिए, भारत का सबसे ऊंची मीनार की जब हम बात करते हैं साथियों तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार कहलाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा शहर की साथियों जब हम बात करते हैं तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों, उत्तर प्रदेश है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों पूछा गया है। जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो जनसंख्या देता, तो कुल मिला के बड़ा राज्य तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, यानी कि आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं साथियों, तो भारत में 28 राज्य हैं, जिनका आंसर यहां पर ए था, तो बिल्कुल सही था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, राइट आंसर आपका डी के साथ। और भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, देखिए लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी, चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी ही साथियों सबसे चौड़ी नदी है। उसके बाद देखिए भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दे, तो भरत चक्रवर्ती आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध तो साथियों हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों भारत की सबसे लंबी सुरंग की अगर बात करें तो चेनानी नाशिरी सुरंग की अगर बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी सुरंग कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय साथियों कब स्थापित हुआ, तो 1916 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 1916 में ही भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है साथियों, बताइए। तो इसका नाम क्या है साथियों, NNSNDT महिला विश्वविद्यालय इसका नाम है, और यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था, तो यह कहां पर स्थापित किया गया था साथियों, बताइए। तो ये तो मुंबई में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था, जिनका आंसर यहां पर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 50 क्वेश्चन है यहां पर, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं आरपीएफ के लिए, और साथ ही उसके अलावा रीजनिंग है और उसके अलावा मैथ है। तो इन सभी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चंस तो आप लोग देख ही रहे हैं साथियों सामान्य ज्ञान के। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, तो कमलजीत संधू का नाम आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी साथियों, बताइए। तो इनका नाम क्या था, बचेंद्री पाल इनका नाम था, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यही थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहां पर अगर बात करें भारत की प्रथम महिला जो कि आईपीएस थी, तो भारत की पहली ऐसी महिला जो आईपीएस थी वो तो किरण बेदी थी। आपने भी साथियों किरण बेदी की फोटो वगैरह देखी होगी, नाम इनका सुना होगा, ये पहली महिला आईपीएस थी। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात चल रही है, तो सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। तो इनका नाम है साथियों एम फातिमा बीबी जी, और ये सर्वोच्च न्यायालय इनके सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है,
तो आप लोग ध्यान रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री साथियों कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बने, तो कब बने? तो साथियों तो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगर बात करें कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन बनी थी, बताइए। तो इंदिरा गांधी की अगर बात करें, इंदिरा गांधी साथियों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथियों मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है, ठीक है ना, क्योंकि साथियों जीके में कम समय अगर आप साथियों ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय की अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि व्योमेश चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की अगर बात करें तो कौन थे? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों राकेश शर्मा, यानी कि राकेश शर्मा ही प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। उसके बाद देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों इनका नाम क्या है? इनका नाम है रीना कौशल धर्मशक्तु और ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म साथियों मौनी सिनेमा कौन सी थी, बताइए। तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा, ठीक है ना, हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? तो ये कब निर्मित हुई अगर आपसे बात करें साथियों तो 1900, ठीक है ना, 1913 में साथियों निर्मित हुई। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है साथियों? सिंधु शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भातखंडे भारत का क्या है, बताइए। तो भातखंडे साथियों क्या है? भारत खंडे यहां पर लिखा है, भारतखंडे भारत का क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों दूसरा नाम है, भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत खंड है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय कृषि जो है ना, कृषि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो मैं आपको बतला चुका हूं साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या रीढ़ है? तो कृषि है, यानी कि कृषि जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर निवास करती है साथियों? तो सिक्किम में निवास करती है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर यानी कि सब्सक्राइब पर अगर बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब भी तुरंत साथियों कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के साथियों पूरे पेपर आपको देखने को मिलते रहेंगे साथियों, क्योंकि एग्जाम डेट समझ लीजिए अब बहुत अधिक समय आपके पास नहीं है आरपीएफ एग्जाम के लिए। चलिए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की अगर बात करें तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि पहली भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किशन कन्हैया थी। उसके बाद देखिए साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो सत्यजीत राय इनका नाम है और सत्यजीत राय को ही साथियों लाइफ टाइम पे अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार साथियों इनको दिया गया था, सत्यजीत राय को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रथम वायसराय की यहां पर साथियों बात चल रही है। चलिए तो भारत के प्रथम वायसराय साथियों कौन थे? देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो अगर आपका जवाब है लॉर्ड कैनिंग के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि भारत के प्रथम वायसराय साथियों कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की केंद्र सरकार की पहली महिला मंत्री कौन थी? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत की केंद्र सरकार की प्रथम
महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर इनका नाम था और ये भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों, बताइए। तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी की अगर साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी ही भारत की पहली महिला सीएम थी, चीफ मिनिस्टर थी, यानी कि मुख्यमंत्री थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप लोग इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका नाम है और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद देखिए भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे, बताइए। तो कौन थे साथियों? जीवी मावलंकर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर अगर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो इनका नाम साथियों क्या है? विश्वनाथ आनंद इनका नाम है और शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय साथियों यही रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों द न्यूज टुडे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे ही है। उसके बाद देखिए दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर साथियों कौन थी, बताइए। तो मिताली राज की अगर बात करें साथियों, मिताली राज ही दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे इसको कब शुरू किया गया? तो इसको साथियों कब शुरू किया गया? 3 जनवरी 2001 को साथियों इसको शुरू किया गया था। किसको? द न्यूज टुडे को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, राइट आंसर, जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला साथियों कौन थी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों के.जे. उदेशी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो के.जे. उदेशी थी। उसके बाद देखिए प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष साथियों कौन बनी थी, बताइए। तो मीरा कुमार इनका नाम है और मीरा कुमार ही प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री साथियों कौन थे, बताइए। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहां पर है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सीवी रमन ही भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय साथियों यही थे। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे साथियों, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत शानदार शानदार साथियों आरपीएफ एग्जाम के लिए जो पुराने पेपर हैं साथियों उस पर आधारित क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप वाकई में साथियों इस बार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरपीएफ में सेलेक्ट होना चाहते हो कांस्टेबल के पद पर या सब इंस्पेक्टर के पद पर, तो ये मैथ और रीजनिंग के सवाल आपको साथियों देखना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों आपके रियल एग्जाम में यहां से इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको साथियों डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया साथियों तो तुरंत लाइक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और यहाँ पर से जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी रीजनिंग और मैथ्स की क्लास होने वाली है, जो आपकी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चंस जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि जितने आप शॉर्ट टर्म में क्वेश्चंस को लगा सकते हो वही चीज़ आपके लिए यहाँ पे एग्जाम में जरूरी भी हो जाती है। लॉन्ग प्रोसेस की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही आपके लिए वैल्यूएबल भी है और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। बिना किसी देरी के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेशन आपका होने वाला है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि पहले जो रहेगा वो आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है। और आप लोगों में से जो लोग यहाँ पे नोट्स परचेस करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हम आपको वीडियो के लास्ट में जो है मेंशन करवा देंगे, बता देंगे, ठीक है। खैर, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन जो है वो आपके हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके एक तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आप हो सके इसको अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आपको करना क्या है कि इसको अर्थपूर्ण क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो,
कि भाई कभी भी अगर यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, एक मानसून का मौसम बनता है कि नहीं बनता है? बोलेंगे सर बिल्कुल बनता है। तो यहां पर से हमको ये पता है कि सर तीसरा नंबर ये जो हमारा मानसून लिखा हुआ है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि मानसून जो है वो हमारा पहले नंबर पर है। मानसून जब आपका पहले नंबर पर है तो देखो, जो अगर दूसरे स्थान पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर दूसरे स्थान पे जो है वो हमारा यहाँ पे बादल रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगले स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, अगले स्थान पे आपका यहाँ पे वर्षा हो जाएगा। तीन यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे, बिल्कुल भी यहां से हटने वाले नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि सर या तो बी ऑप्शन हो सकता है या हमारा डी वाला हो सकता है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि भाई मानसून आ गया, बादल आ गया, बरसात हो गई, बरसात के बाद में आपका क्या आता है, या तो आपका आश्रय लेते हो या फिर बाढ़ आती है। हमेशा याद रखो कि जब भी आश्रय लिया जाता है बाढ़ के जस्ट बाद में लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर फिफ्थ वाला जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा बाढ़ वाला, और इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमारा क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि कोई एक कोड लैंग्वेज है, कंसेंट को आपका CNEROCT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्मार्टर को आपका कैसे लिखा जाएगा, जरा बताइए। कंसर्ट के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा होगा इसके कोड लैंग्वेज में, सेम वही आपका स्मार्टर में बन रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा न देखते हुए ये देखना है कि इसमें कहां पर छोटा सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, वही लॉजिक जो है आप उठा के अगले में भी यहाँ पे लगा दोगे, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। कंसर्ट को जब आप देखोगे तो आपको देखते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई CONCERT, टी आपका वहां का वहीं रहेगा। ठीक है ना, अगर इसको ध्यान से देखो तो टी तो आपका वहीं का वहीं है। CON के बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ना बस वही चेंज हो रही है और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है इसमें जो प्लेस वैल्यू है बस वो चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लो कि अगर कंसेंट ये जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नंबर दे देते हैं कि भाई ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे हो गया छठा, सातवां। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, इसको नंबर दे दिया। कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा है, NC को पहले लिखा है, मतलब एक नंबर वाला आपका पहले ही रहेगा। उसके बाद में N को लिखा है तो उसके बाद में आपका थर्ड नंबर वाला है। E इन्होंने लिखा है, E मतलब आपका यहाँ पे फिफ्थ नंबर वाला है। ठीक है, तो भाई 1 3 5 मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्मार्टर में देखेंगे तो पहला वाला आपका यहाँ पर रहेगा। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। R के बाद आपका यहाँ पर क्या रहेगा, R के बाद आपका A रहेगा। ठीक है, फिर आपका R के बाद आपका M रहेगा। ठीक है ना, फिर M के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, M के बाद में हमारा यहाँ पर A हो जाएगा। तो RMA, ठीक है ना, क्या होगा, RAT होगा। एक मिनट रुक जाएगा, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1 3 5। ठीक है, इसको क्या लिखा है, CNER। R जो है वो आपका कौन से स्थान पे, 6 प्लेस पर है तो इसको 6 लिख देंगे। O जो है वो आपका कौन से स्थान पर है, तो O जो है वो आपका दूसरे स्थान पे है। C जो है वो आपका यहाँ पे फिर से जो है चौथा वाला यहाँ पर हो जाएगा। T जो है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, T जो है वो आपका लास्ट का रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टर में भी ये होगा, स्मार्टर में S जो है वो आपका पहले आएगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि स्मार्टर में जो S है वो हमारा पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर 2 C जो है वो हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो S यहाँ पर पहले ना लेते हुए क्या ले लेंगे, R जो है वो आपका पहले लिया जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है ना, क्या करा जाएगा, फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पे R लेंगे। अगर S वाला यहाँ पे ऑप्शन होता तो S से टिक लगा देते, मतलब S हमें पहले प्लेस पर नहीं लेना है। ये हमें ऑप्शन से चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर पहला प्लेस है, उसके बाद में थर्ड नंबर पर क्या है आपका A है। ठीक है, RA हो गया। फिर इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका E हो जाएगा। तो RAT वाले ऑप्शन आपके सामने दो हैं, इन दो में से कोई एक जो है वो आपका सही होगा। फिर इसके बाद में जो है वो हमारा यहाँ पे M होगा। तो बी वाला ये जो ऑप्शन दे रखा है हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि आपको करना क्या है यहाँ पे कि शब्द युग्म आपको दे रखा है जो दोनों से संबंधित है, मतलब इच्छा और आकांक्षा के बीच में जो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। ठीक है, वही रिलेशन आपका इनमें से दे रखा होगा। ठीक है, चलाना मतलब चाल, सुबह मतलब शाम, ठंडा मतलब आपका शीतल। ठीक है, दौड़ना मतलब आपका सवारी करना। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ये बताइए। देखो इच्छा जो है वो क्या होता है, यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा आप ये बोलोगे कि सर ये जो है ना हमारे सामने क्या दे रखा है, समानार्थी शब्द जो है वो हमको दिया गया है। ठीक है ना, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर समानार्थी शब्द जो है वो हमारे सामने यहाँ पर दे रखा है। ठीक, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर ठंडा का जो समानार्थी शब्द होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर हो जाता है शीतल हो जाता है। ठीक है ना, ठंडा का अगर हम यहाँ पे समानार्थी के बारे में बात करते हैं तो हमारा शीतल होता है। तो मतलब डी वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है कि 4 आपको दे रखे हैं,
4 में किसी तरीके से आपका रिलेशन है, ठीक है ना, 3 में सेम रिलेशन और 1 में आपका डिफरेंट है। DFIM, अगर DFIM के बीच में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखो क्या हो रहा है, D से प्लस का 2 कर रहे हैं तो हमारा F हो रहा है, F से क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस का 3 कर रहे हैं तो I हो रहा है, I से प्लस का 4 कर रहे हैं M हो रहा है, +2 +3 +4, ठीक है। MORB में देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे FH वाले में देखेंगे तो यहां पर भी आप देखोगे तो कितना हो रहा है, F से प्लस का 2 हो रहा है, H से आपका प्लस का 3 हो रहा है और K से आपका प्लस का 2 हो रहा है। बाकी सब में रिलेशन जो है +2 +3 +4 का है, सिर्फ C वाले में आपका यहाँ पे डिफरेंट है, लास्ट में जाके प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अगला देखो 3 7 13 27 डैश 107 213, बहुत आसान है, इनके बीच का गैप देख लो, सीधा सीधा सवाल जो है वो आपका हो जाएगा। 3 और 7 के बीच में अगर गैप देखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 होता है कि नहीं होता है, जरा ये बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल ही होता है। 7 दूनी 14 मतलब माइनस हमारा कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा -1 हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 दूनी हमारा 26 और +1 हमारा होता है 27। 27 दूनी हम लोग यहाँ पे कर देंगे -1 कर देंगे। 27 दूनी हमें पता है कि हमारा कितना होता है, 27 दूनी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, 54 -1 हमारा हो जाएगा 53। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही होगा, तो ये बी वाला ये जो ऑप्शन दे रखा है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो हमको क्या करना है, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे दर्पण आकर 1 मिनट, दर्पण आकृति जो है, रुक जाइएगा जरा, चलिए। दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण आकृति को दाईं ओर रखा जाए। अगर इसके दाईं ओर दर्पण आकृति को आपका रखेंगे तो क्या होगा, देखो एक बहुत आसान सी चीज है, दर्पण आकृति के बारे में समझो। अगर R ऐसे इसकी दाईं ओर रख दिया है तो R कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, सीधी बात। जिसका फेस आपका सीधे तरफ है, एक चीज याद रखना, दर्पण आकृति में एक सीधी सी बात को हमेशा याद रखो, राइट हैंड जो है वो दर्पण आकृति में आपके लेफ्ट तरफ शो होता है। तो सेम चीज यहां पर भी आपका प्रोसेस होगा। ये जो राइट वाला जो आप यहां पर देख रहे हो ना, राइट वाला, अगर हम इसके एंगल के बारे में बात करते हैं, ये जो फिगर का आप एंगल देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। सारा का सारा झंझट और सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा, तो भाई आसान भाषा में हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि सर ये जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। 9 15 24, ठीक है ना, 9 15 24 में किसी प्रकार का रिलेशन है, वही ठीक रिलेशन जो है वो आपका ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा होगा और वही ऑप्शन हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखो 9 15 24 के अगर हम यहाँ पे रिलेशन को देखते हैं, इस रिलेशन को अगर खोजते हैं, भाई आसान भाषा में आपके सामने लिखा है कि 15 में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 9 प्लस अगर हम यहाँ पे 15 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल, हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 6 प्लस अगर हम 10 कर देंगे तो हमारा 16 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। 12 20 आपका 30 नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर बोलोगे कि सर योग जो है वो हमारा 32 हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। ये भी आपका क्या 53 हो रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं 53 हो रहा है, 54 हो रहा है यहाँ पे। 25 और 15 को जोड़ोगे तब भी आपका 35 नहीं हो रहा है। आसान भाषा में हमारा सी वाला जो है वो क्या बन जाएगा, आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे सवाल हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए, CGE HJI LPN SUT क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ठीक है। हमने कहा सर ये भी हम बड़े आसानी से बता देंगे, देखो किस तरीके से हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है हमें निकालना है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर CGE दे रखा है, HJI दे रखा है ना, CGE और HJI, एक मिनट रुक जाइएगा, चलो देखो एक काम करिए, इसको स्किप ही कर दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। खैर 865 का जो रिलेशन है यहाँ पे 722 से, कुल मिला के 4 जो है वो आपके फॉलो कर रहे हैं, एक जो है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है। आपको असंगत वाले का चयन करना है, सारी बात आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर हम इनके अंतर से देखते हैं, अगर 865 में से 722 को घटाओगे तो कितना बचेगा, इनका अंतर हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं कि सर अंतर जो है अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 143 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे 756 में से 633 को घटा देंगे तो 123 का अंतर आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे सामने 123 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 378 में से 255 को अगर हटाएंगे तब भी हमारे सामने क्या आ रहा है, 123 का अंतर आ रहा है। और 967 में से 844 को घटाएंगे तब भी हमारे सामने यहाँ पे 123 का अंतर आ रहा है।
ये जो अंतर है तीनों जगह आपका 123 का है, ऊपर जो है वो आपका 143 का है। तो मतलब ये जो है हमारा यहाँ पे पहला वाला डिफरेंट वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करिए जिसमें जो आकृति है दी गई है। प्रश्न आकृति आपको बतानी है कि कौन सी वाली उत्तर आकृति के अंदर ये जो आपकी आकृति है, ये जो आपके सामने प्रश्न आकृति दे रखी है, इस उत्तर आकृति के अंदर ये आपकी जो आकृति यहाँ पे छिपी हुई है, वही आकृति जो है वो आपको ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, चलो भाई प्रश्न आकृति आपके सामने है और कहां पर ये छुपी है आपको बतानी है। जरा पहले ऑप्शन को देखो, जरा यहाँ पे कहीं पे भी आपको आकृति दिख रही है? बोलेंगे सर कहीं पर भी हमको आकृति नहीं दिख रही। यही आकृति को अगर उठा के आप यहाँ पे प्रश्न आकृति उत्तर आकृति बी में रखोगे तो देखो इस तरीके से तो एक आपका ये बना हुआ है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, और इस तरीके से ही बना है, तो बी वाला क्या है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। 4 शब्दों में से 3 जो है किसी प्रकार से समान है और एक जो है वो आपका असमान है। उस असमान का हमें क्या करना है, यहाँ पे चयन करके बताना है कि भाई कौन सा वाला जो है वो आपका असमान हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। आलू हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया, बचपन से चीजें आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई ये जो है वो आपकी क्या करी जाती है, जमीन के अंदर जो है वो आपकी उगाई जाती हैं, या फिर इनकी क्या होती है, जड़ होती है, या फिर इनका क्या होता है यहाँ पे तना होता है। ठीक है, दोनों बातों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोभी के बारे में, तो गोभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सभी को पता है कि सर ये जो है वो हमारी जमीन के अंदर नहीं उगाई जाती है, इस वजह से आपका डिफरेंट वन हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे डिफरेंट वन का चयन करना है। ठीक है ना, 4 आपके किसी प्रकार से सेम है और एक जो है वो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डिफरेंट वन दे रखा है। डिफरेंट वन जो है वो आपको बताना है कि भाई हमारा कौन सा वाला जो है वो हमारा डिफरेंट वन है। ठीक है, या फिर 1 मिनट रुक जाइएगा। देखो अगर हम यहाँ पे सीधी भाषा में देखते हैं तो हमारे सामने क्या दे रखा है भाई, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डिफरेंट वन हमें बताना है क्या है। पहले ऑप्शन में आ जाओ, क्या एक हमको स्वर दे रखा है? बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक ये जो स्वर है वो हमारे सामने यहाँ पर है। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ तो दूसरे वाले में भी तो एक आपको स्वर दे रखा है। बोलेंगे सर बिल्कुल हमको स्वर दे रखा है। तीसरे वाले में क्या आपको कहीं पर भी कोई स्वर दिया गया है? बोलेंगे सर नहीं दिया गया है। चौथे वाले में जो है वो भी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक स्वर दे रखा है। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा YXVSPJ। आपको ये बताना है कि जो आपका अगला स्थान है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब YS। 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला स्किप ही कर दो। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कुछ पुरुष जो है वो आपके खिलाड़ी हैं। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ पुरुष जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से जो कुछ पुरुष हैं वो हमारे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे खिलाड़ी दे रखे हैं। ठीक है, बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है, अच्छे तरीके से। सभी के सभी खिलाड़ी यहाँ पे एथलीट बोले जा रहे हैं। सभी के सभी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर क्या है, एथलीट हैं। ठीक है, हमने कहा ये भी ठीक है, हम यहाँ पे समझ गए कि सभी के सभी जो खिलाड़ी वो एथलीट है। या कोई एथलीट आपका पुरुष नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई एथलीट आपका पुरुष नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष आपके खिलाड़ी भी हैं, एथलीट भी है। तो पहला वाला निष्कर्ष तो आपका नहीं है। क्या सभी पुरुष आपके एथलीट दे रखे हैं? क्या सभी के सभी पुरुष एथलीट है? बोलेंगे सर नहीं। या कुछ एथलीट जो है वो आपके पुरुष हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो मतलब केवल और केवल आपका क्या हो रहा है, निष्कर्ष तीसरा वाला जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। सारी की सारी बात और झंझट खत्म। ठीक है, अगला देखो, 4 संख्या युग्म दे रखे हैं और एक जो है यहाँ पे किसी प्रकार से अलग है। उस अलग वाले को आपको देखना है कि भाई कौन सा अलग है। पहले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले से अगर हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो हमने ये देख रखा है कि भाई 8 है ना, 8 से 80 कैसे आ जाएगा? 8 से 80 अगर हमें लाना है तो सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ पे 8 में 2 जोड़ देते हैं, मतलब 10 बना देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले को पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई 10 से अगर हमें यहाँ पे लेके आना है तो क्या कर देंगे, 10 प्लस हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। 6 से लेकर आना है तो 6 प्लस हम लोग यहाँ पे 8, मतलब 8 छंग हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 4 से अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हमारा 6, 6 चक्कू हमारा कितना होता है 24। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको 26। तो बी वाला ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कि भाई जब दर्पण आकृति दाईं ओर रखा है तो आपको बताना कैसा बनेगा। अभी आपको सीधी भाषा में बताया कि उठा के इसको बिल्कुल डिफरेंट कर दो। सारा का सारा किस्सा, सारा का सारा खेल जो है वो आपका खत्म। ठीक है, राइट साइड की तरफ है, दर्पण आकृति में क्या बनेगा आपका, लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, आ जाते हैं मैथ के ऊपर। मैथ को कोई इतना दिल पे मत लेना, कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है कि आप लगा ना पाओ या फिर आपसे लगे नहीं। यकीन मानो इससे ज्यादा कोई भी आसान सब्जेक्ट आपका नहीं है। ठीक है, सवाल पे आते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, भाई tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है? तो बोलेंगे सर tan 60 डिग्री का वैल्यू 3,
और यहाँ सॉरी √3 होता है और यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा है तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4√3 होगा, तो मतलब 4/3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, √3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, अगर cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और √3 बाय कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 2 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 का कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3/4, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको सोल्यूशन निकालते हैं, √3 को हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई में रहेगा 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कि भाई 3 है और यहाँ पे √3 दे रखा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 ही तो आएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 रहेगा 1 और 2 का स्क्वायर मतलब हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस 2 आपका यहाँ पर रहेगा, 2 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं 4, √3 को ओपन करते हैं तो मिलता है हमको कितना 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2 अपॉन आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में कितना रहेगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ तक बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए हैं। 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल, बचा कितना हमारा यहाँ पे 4 बचा, पहले तो हमें पता है कि सर हमारा 4 बच गया, ठीक है। इसके बाद में देखो कि भाई 3 × 9 और 9 बटा हमारे पास कितना हो जाएगा 4, वो भी किसका रहेगा प्लस का 9 बटा आपका 4 रहेगा, इससे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसी से आ जाते हैं। माइनस का मतलब 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और सामने 3 बटा माइनस का 3/4 है, अगर इसको हल करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 सॉरी माइनस का बोलना है, ठीक है, हम 8 बटा कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे 3 रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेने पे हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। पहले में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे सामने कितना हो जाएगा, प्लस का आपके सामने हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस का हमारे सामने हो जाएगा 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो हमें यहाँ पर कितना बचेगा कि भाई 75 माइनस 35 बटा कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 बटा आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10/3, ठीक है ना। सी वाला ये जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। हालांकि इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि ये जो आपके सामने cos 30 की sec 30 इनकी जो वैल्यू है निकालने की बहुत आसान सी ट्रिक है, ट्रिक हम आपको किसी और दिन बताएंगे, आज कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक ये वाला नहीं है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 2000 रुपए की खरीदार पर दी जाने वाली 30% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट तथा 5% के बीच निर्णय नहीं कर पाया, दोनों प्रकार के डिस्काउंट के बीच का जो अंतर है आपको बताना है कितना है, ठीक है। चलो दोनों जो डिस्काउंट है उनका जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई जो अंतर है वो यहाँ पे कितना होगा, या फिर 1 मिनट रुको जरा, एक और क्वेश्चन है, हाँ पहले ये वाला करिए फिर बाद में कोई दूसरा करिएगा। ये सवाल समझने वाला है कैसे, लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ को 20 रुपए प्रति वर्ग की मीटर की दर से पॉलिश करने के लिए कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास जो है 40 है, इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 7 मीटर है। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, एक आपके सामने यहाँ पर क्या है बेलन है, हमने कहा ठीक है सर एक जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है बेलन हो जाता है, बेलन तो आपका इस तरीके का ही बनाएंगे, ठीक है। हालांकि और अच्छे तरीके से बना सकते थे लेकिन यहाँ पे सिंपल हम लोग इस तरीके का बेलन जो है बना लेते हैं कि भाई ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है एक बेलन आकार हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेलनाकार हो गया। हमने मान लिया कि बेलन जो है हमारे सामने है, क्वेश्चन को पढ़ो कि लकड़ी के एक बेलन के वक्र पृष्ठ को, इसका जो वक्र पृष्ठ है इसको अगर वो यहाँ पे पेंट करेगा तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर लेगा, मतलब ये जो बाहर का जो एरिया देख रहे हो ना इसको पेंट करने पे 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर उसने बोल रखा है कि भाई मैं इतना रुपया लूंगा, करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है भाई हम यहाँ पे समझ गए, उससे ज्यादा बहस तो हमें करनी नहीं है, हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारी बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब उसने बोला है कि मीटर की दर से पॉलिश करेंगे, इसकी जो कुल लागत आप बता दो कितनी है, इसका जो व्यास है हमने बोला इसका जो व्यास, उसने बोला इसका जो व्यास है ना वो 40 सेंटीमीटर है। हमने कहा ठीक है भाई इसका जो व्यास है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, भाई ये चीज जो है ना वो कितनी है 40 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 7 मीटर है।
अब देखो चीज तो यहीं पे एक चेंज हो गई कि ऊंचाई जो है वो आपकी मीटर में दे रखी है और ये जो है वो आपका सेंटीमीटर में दे रखी है। बात को बड़े ध्यान से समझना कि सर अगर सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो बटे में 100 लेंगे कि नहीं लेंगे, जरा हाँ या नहीं में बताओ। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कितने में लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बटे में 100 ले लेंगे, सारा का सारा झंझट यहीं से खत्म हो जाएगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, आप यहां पर इसका क्या निकालोगे, आप इसका वक्र पृष्ठ, वो देखो क्या बोला है, लकड़ी के बेलन का वक्र पृष्ठ को उसको करना है पॉलिश, तो आप इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो निकालोगे, मतलब इसका जो बाहरी एरिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा। जितना क्षेत्रफल निकल के आएगा उसकी 20 से गुणा कर दोगे, सारा का सारा झंझट खत्म और क्वेश्चन आपका सॉल्व। कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 पाई आर एच जो है वो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जो बेलन है, बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 पाई आर एच जो है वो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है। सारी बात यहां तक समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। व्यास जब आपको डायामीटर आपको कितना दे रखा है, डायामीटर आपको यहाँ पे 20 दे रखा है, तो इसका आर कितना लेंगे, डायामीटर जब आपको 40 दे रखा है तो आर हम लोग 20 लेंगे। अब हमें वो मीटर में चेंज करना है तो बटे हम लोग 100 ले लेंगे, कोई बात नहीं, समझ गए सर हम यहाँ पे। दो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू रटा हुआ सबको है कि सर 22/7 होता है, आर जो है वो हमारा 20 बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमारा जो ऊंचाई है वो मीटर में दे रखी है, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका 7। समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। एक साथ से एक साथ कैंसिल, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। 22 चौका 44, 44 का टेबल अगर 20 तक पढ़ेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो हमारा एक कट कटाने के बाद जो हमारे निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 880 बटा हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है, या किसी किसी का 88/10 भी निकल के आ रहा हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 0 से 1 0 यहाँ पे हटाया, 2 1 2 2 5 10, ठीक है, तो 44 मतलब हमारे पास 88/10 भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कितना वर्ग मीटर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे सर 8.8 जो है वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ पता है क्या होता है, इसका जो बाहरी एरिया है ना वो होता है वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता तो इसके अंदर का एरिया और बाहर के एरिया को पूरा पॉलिश करने का वो आपसे बोलता। कितने इसमें लागत आ जाएगी, तो 8.8 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 20, और कितना आंसर यहाँ पे निकल आएगा, तो बोलेंगे सर 176 रुपए जो है वो इसका क्या होगा, 176 रुपए जो है वो आसान भाषा में इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, सवाल आपका बहुत ज्यादा आसान है, बस समझ में अगर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है तो और भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दे रखा है। ए एक कार को बी को 10% नुकसान पर बेचता है, यदि बी इसे 5,40,000 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का मुनाफा कमाता है। तो एक जो कार का क्रय मूल्य था वो आपको बताना है कितना है। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, एक यहाँ पे व्यक्ति है, ए ने एक कार को बी को बेचा है। अब यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है कि एक ए है, एक यहाँ पर बी है। ए ने उठा के जब इसको बेचा तो इसको क्या हुआ, यहाँ पे 10% का लॉस हुआ। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बी इसे क्या करता है, बी उठा के इसको बेच देता है, बी इसको क्या करता है, यहाँ पे इसको उठा के बेचता है, और कीमत कितनी होती है 5,40,000 आपका 40,000 जो है वो इसकी कीमत होती है। इसको यहाँ पर क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कार जो थी ए का जो क्रय मूल्य था बताना था कितना था। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें नहीं पता है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, उसको एक्स मानेंगे कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे एक्स मान लिया। पहले उसने जब यहाँ पे बेचा है तो उसको 10% का नुकसान हुआ, मतलब हमारे पास कितना है 90 बटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 100 होगा, ठीक है। फिर उसको क्या हो रहा है 20% का मुनाफा हो रहा है, तो मतलब हमारा मुनाफा क्या होता है 120 बटा हमारे पास 100 होता है। और उसकी जो कुल कीमत में जो बिकी थी वो कितनी थी 5,40,000 रुपए आपकी थी। समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो x बराबर हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे 5,40,000 जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा 100 जो है वो आपका ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बटे में हमारे पास कितना होगा, बटे में हमारे पास 90 जमा कितना हो जाएगा आपका 120, ठीक है। सारा का सारा गेम आपका काटा पीटी का है।
कर लेते हैं। 1 0 से यहाँ पे 2 0 ये जो है खत्म कर दिए। 2 छंग 12, ठीक है ना, 2 पंजे 10 मतलब हमारा हो गया यहाँ पे 50, 2 3 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 5,40,000 को अगर काटोगे तो 3 से कट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका अमाउंट है वो आपके 5 लाख रुपए के समथिंग जो है वो आपका निकल आएगा। ए वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के सामने क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 into 7, ठीक है। एक बार इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा इस तरीके से लिखे हुए, ठीक है। चलो इसको जरा सही रूप में लिखते हैं, आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। देखो हम आपको ऐसे बता रहे हैं 3 into 7 प्लस आपका 4, 6 डिवीजन है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि 6 डिवीजन 3 माइनस 7 प्लस आपका कितना है यहाँ पे 45 डिवीजन है यहाँ पे अगेन, ठीक है। 5 into 4 प्लस आपका 49। आपको बताना है ये जो मान है वो आपका किसके बराबर है, सारा का सारा टेंशन और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, अभी के अभी हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसका जो मान है वो आपका कितना होगा। 7 हमारा 21 बोलेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। 21 और प्लस का 4 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 से अगर 6 का भाग करेंगे तो 2 निकल आएगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल लिख लेगा। तो इसको जरा सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 4 माइनस का 6, ठीक है ना, 1 मिनट में, हाँ माइनस का 6 और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3, चाहो 1/3 ले लो या डायरेक्टली इसको क्या लिख दो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। माइनस का रहेगा आपका 7, प्लस का अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने क्या दे रखा है 45 और 5 दे रखा है। 5 से अगर काटेंगे तो 5 नहीं 45 और 4 है तो 9 चौक हमारे पास कितना होता है 36 होता है, प्लस का हमारे पास हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें, आगे भी सॉल्व हो जाएगा। 21 4 माइनस का 2 माइनस का 7, माइनस का 2 माइनस का 7 कितना होता है 9, ठीक है। 36 49 21 4 तो हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर 21 और 4 25, 25 और 1 यहाँ से 36 ले लिया 50, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल मिला के 101, ठीक है। 101 माइनस 9 सॉरी 110 हो जाएगा हमारे पास, 110 माइनस हमारे पास हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 101 जो है वो हमारा कितना बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए। तो कुल मिला के आप समझो कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ और रीजनिंग के हो जाते हैं। बाकी एक बात यहाँ पर से समझ लीजिए कि आप लोगों में से जो भी बच्चे यहाँ पे नोट्स हमसे परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स की कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए के यहाँ पे नोट्स हो जाते हैं। एक बार आपको खरीदने हैं, आप चाहो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा आगे नोट्स, ऐसा नहीं है एक लोग खरीद लीजिए। अगर आप ग्रुप में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक व्यक्ति खरीदे बहुत है, ठीक है। आपको हम यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर बता देते हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमको मैसेज करोगे, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में भी क्वेरी है ना, तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी क्वेरी होगी उसका जो भी सोल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी नोट्स परचेज करने के लिए आपके सामने ये जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, वो हमने आपको मेंशन कर दिया, आप डायरेक्टली हमको यहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइएगा, हम आपको बस बता देते हैं व्हाट्सअप नंबर क्या रहेगा हमारा। चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 9369602451 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। आप डायरेक्टली हमको यहाँ पर मैसेज करोगे, हमारे द्वारा जो भी नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 25 रुपए। अब इसमें फायदा क्या है, अभी तक के जितने पेपर है ना, ठीक है, पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, और विद सॉल्यूशन जो है वो आपको पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो भी पीडीएफ के रूप में मिलेगा। एक लोग भी अगर आप ग्रुप में रह रहे हो, एक लोग भी परचेस कर लेता है तो सभी लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी से जय हिंद।